नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का कोई ना कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर आता हूं और उसी दिन उसी क्लास में उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि। ये विश्व की पहली वैश्विक संधि है जो साइबर अपराधों से जुड़ी हुई है, जिसको 8 अगस्त 2024 को संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी इसके मसौदे को। अब ये कहानी आगे जाएगी और फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में परिवर्तित। तो क्या है, क्या कमियां थी इसकी, क्या कारण है, किस तरीके से इसका प्रोसेस चलेगा, भारत का क्या रोल रहेगा, भारत में क्या है साइबर अपराधों के लिए नीतियां, इन सब चीज के बारे में आज की क्लास में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो साइबर अपराध टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाला अपराध आप देख ही रहे हैं। अभी तो आपने चुनावों में देखा कि चुनावों में गलत वीडियो प्रदर्शित की गई, ठीक है, जिनको डीप फेक वीडियो बोला गया। तो इस तरह से चीजें आप देख रहे हैं कि गलत ऑनलाइन ट्रांजेक्शनों का हो जाना, तो ये क्या है, सब बढ़ते हुए साइबर अपराध है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक मसौदा है साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने की वैश्विक प्रयास की दिशा में। संयुक्त राष्ट्र साइबर सम्मेलन में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह सम्मेलन मुख्यतः साइबर मसौदे पर आधारित था, जिसमें ऐसे वैश्विक कानून प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, अनुमोदन हो गया है। और यह अनुमोदन हुआ 8 अगस्त 2024। कब हुआ? 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 को इसका अनुमोदन हो गया है। हालांकि तकनीकी कंपनियों, उद्योग संगठन, शैक्षणिक संस्थान, मानवाधिकार संगठन एवं अन्य हितधारकों ने ऐसे मसौदे का विरोध भी किया है, तो वो अलग चीजें हैं। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, 41 पेज लंबा मसौदा है। इससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि से संबंधित है। यह मसौदा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। साइबर अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा वाले देशों को तकनीकी सहायता देने के लिए ये कानूनी ढांचे का समर्थन करता है। यानी कि ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिससे कि सभी देश आपसी सहायता से इससे साइबर अपराधों से निपट पाए। ठीक है, इस मसौदे में अवैध अवरोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, हैकिंग, ऑनलाइन बाल शोषण सामग्रियों से निपटने का प्रावधान किया गया है। यूनाइटेड नेशन कार्यालय के अनुसार 20 वर्षों में पहली बार बहुपक्षीय अपराध विरोधी संधि है। 20 सालों में पहली बार ऐसी कोई संधि आई है। साइबर अपराध के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन का पहला सम्मेलन। तो महत्वपूर्ण क्या है? यूनाइटेड नेशन का पहला सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन। अब यूनाइटेड नेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई 1945। 1945 में स्थापित हुआ। विश्व के लगभग सभी देश, 193-95 देश इसमें सम्मिलित हैं। 1945 में ये स्थापित। आगे की कहानी जानते हैं। आगे क्या है? अगले महीने तक इसका पर मतदान के लिए भेजा जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। यदि यूएनजीसी द्वारा इसे अपनाया जाता है तो न्यूनतम 40 देशों द्वारा इस मसौदे को अनुसमर्थित और हस्ताक्षरित करने से प्रभावी हो जाए। यानी कम से कम 40 देश इस मुद्दे पर अगर अपना समर्थन देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान होंगे और यही कारण है कि विरोधी गुट यूएन सदस्यों से इस मसौदे को न मानने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। ये कैसे होंगे? बाध्यकारी प्रावधान होंगे, इनको मानना ही होगा। जो भी देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे, अपने देश में एक कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो किसी विशेष साइबर अपराध को आपराधिक श्रेणी में लाएगा। हस्ताक्षर करने वाले देश के लिए और क्या प्रावधान होंगे? एक ऐसा कानून बनाने पर सहमत होंगे जो गैर सार्वजनिक डेटा ट्रांसमिशन को अवैध बनाता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कानूनी उपयोग में डेटा को अनाधिकृत तरीके से नुकसान पहुंचाने, हटाने, खराब करने, बदलने के लिए किए गए प्रयासों को अवैध करार दिए जाने के मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी किसी भी तरीके से अगर आप साइबर अपराध करते हैं तो उसको क्या कर दिया जाएगा? इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। इस संधि मुख्य रूप से रूस से साइबर अपराध करने के लिए बनाए गए उपकरणों के उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं खरीद को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये हैकिंग, पासवर्ड एवं लॉगिन प्रणाली, बिक्री, खरीद को भी अवैध घोषित करता है। यानी कि आप किसी जगह को, जैसे होता है ना कि सरकारी वेबसाइट हैक कर ली, पासवर्ड चोरी हुए,
तो इसको भी क्या करेगा, ये प्रतिबंधित करेगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो भी सरकारें संधि में शामिल होती हैं वो बाल यौन शोषण को फैलाने, संग्रहित करने या देखने के लिए किए गए किसी भी प्रयास को साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत करेंगे। यानी कि बाल यौन शोषण को भी अपराध, साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का इस मसौदे में प्रावधान किया गया है। बाल यौन शोषण को लिखित, ऑडियो, दृश्य सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया, यानी लिखित रूप में हो, ऑडियो हो या देखने के रूप में हो, वो सब क्या है, बाल यौन शोषण है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की वास्तविक या नकली आभासी यौन गतिविधि में संलग्न होने का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जिसमें बच्चों का प्रयोग किया गया है, ऐसे सभी यौन शोषण संबंधित मामलों को अपराध घोषित किया गया। संधि के अनुसार किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करना, व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी अश्लील, अतरंग छवियों या वीडियो को ऑनलाइन साझा करना भी साइबर अपराध माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति किसी की वीडियो को वायरल कर देता है, किसी पिक्चर को वायरल करता है तो कैसी है, जो अश्लील है, अतरंग है और उसकी अनुमति के बिना उनको वायरल किया जाता है, तो इसको भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है। प्राधिकार को प्रस्तावित शक्तियां संधि का अनुच्छेद 24 में निर्धारित शर्तों एवं सुरक्षा उपायों के अनुसार सरकार को यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी गई शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अनुसार ही हैं। इसके तहत अधिकारियों को डेटा को संरक्षित रखने की शक्तियां होंगी। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि डेटा को संशोधित या किसी के द्वारा चुराया जा सकता है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। लोगों के पास 90 दिनों तक अपने डाटा को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ठीक है। ट्रैफिक डाटा को किसी संचार या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के किसी भी डाटा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संचार की उत्पत्ति कब आया, कौन से रास्ते से, मार्ग, समय, तिथि, आकार, अवधि, अंतर्निहित सेवा के रूप में होता है। यानी कि ट्रैफिक डेटा एवं सामग्री डेटा क्या है, उसको भी इसमें परिभाषित किया गया है कि वो कब बना, कहां से आया, किसने इसको वायरल किया, इसकी उत्पत्ति क्या थी, इसका समय क्या था, वो सब आईपी एड्रेस वगैरह इसमें निहित होंगे। इस सामग्री डेटा के रूप में एसएमएस, पाठ संदेश, ध्वनि संदेश, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे डेटा को, यानी कि हर प्रकार के डेटा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 30 संधि के अनुच्छेद 30 में सरकारों को गंभीर आपराधिक अपराधों की एक श्रृंखला के संबंध में सामग्री डेटा को एकत्र करने के लिए कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों को शक्ति देने का प्रस्ताव है कि जो कानूनी प्रवर्तन अधिकारी है वो गंभीर अपराधों से संबंधित डाटा को एकत्रित, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। गंभीर अपराध को कम से कम 4 साल की अधिकतम स्वतंत्रता से वंचित करने के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 का, इस संधि के अनुच्छेद 36 का संबंध क्या है, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से है। इसमें कहा गया कि सरकारों को व्यक्तिगत डेटा किसी अन्य देश को तभी हस्तांतरित करना आवश्यक होगा जब वह घरेलू कानूनों के अनुसार हो। यानी कि वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा तभी हस्तांतरित कर सकती है उनके घरेलू कानूनों के अनुसार वो हो। चिंताएं क्या है, चिंताएं बहुत सारी हैं। चिंताएं कही गई हैं कि ये ऑनलाइन गतिविधि को अवैध बना देगा, बहुत सारी चीजों को जो सही है उनको भी इलीगल घोषित कर देगा, तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं इसमें बताई गई है। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चिंता इसकी क्या है कि डिजिटल युग, आज आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का युग है, जिसमें प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण, और इसके लिए आपके देश में पुट्टू स्वामी का मामला आया था 2017 में, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है आपके पास। तो राइट टू प्राइवेसी, तो ये क्या होगा कि आपकी निजता को भी क्या होगा, निजता के भी अगेंस्ट चला जाएगा। तो सरकार आपकी जानकारियों को गोपनीय तरीके से सुरक्षित कर सकती है। ठीक है, उनको कमजोर बनाता है। विशेषज्ञ इस बात से भी चिंतित हैं कि ये सीमा पार निगरानी को भी सक्षम बना सकता है, यानी कि ये किसी अन्य देश में भी निगरानी को सक्षम बना सकता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप डेटा को सुरक्षित करेंगे, एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, किसी और के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए, अब बुडापेस्ट कन्वेंशन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। साइबर अपराध के लिए सबसे पहली संधि अगर कोई है, अंतरराष्ट्रीय संधि कोई है, तो वो है बुडापेस्ट कन्वेंशन। साइबर अपराध के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन सबसे पहली संधि है जो 2001 में हस्ताक्षरित की गई और 1 जुलाई 2004 से लागू की गई, जिसमें 64 देशों ने इसको समर्थन प्रदान किया था। तो वही है इसमें पहली अंतरराष्ट्रीय संधि। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के रूप में लोकप्रिय हुई, 2001 में हस्ताक्षरित, 1 जुलाई 2004 को लागू। 3 पक्षों पर जोर दिया गया: जांच, तकनीक में सुधार, राष्ट्रों के बीच सहयोग में वृद्धि,
राष्ट्रीय कानूनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले देशों को अपने यहाँ निर्दिष्ट साइबर अपराधों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी। ये बात अलग है। मुद्दा क्या है, बुडापेस्ट कब आया? 2001 में इस पर हस्ताक्षर हुए और 1 जुलाई 2004 से ये लागू हो गया। अगला महत्वपूर्ण क्या है, 64 देशों ने समर्थन दिया, 64 देशों का समर्थन मिला, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से नाम आता है फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जापान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें भारत शामिल नहीं था। भारत ने इस संधि पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया। महत्वपूर्ण क्या है, भारत ने इस संधि पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया। चीजें वही हैं। आप देख रहे हैं डेटा हस्तक्षेप, उपकरणों का दुरुपयोग, साइबर जालसाजी, बाल पोर्नोग्राफी, अवैध अवरोधन को साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया। वही सब कुछ है, यानी कि जो इलीगल तरीके से आप डेटा को छेड़ रहे हैं, इन सब चीजों को हमने क्या किया, साइबर अपराध के रूप में घोषित किया था बुडापेस्ट कन्वेंशन में, जो 2001 में आया और 2004 से लागू हुआ। 64 देशों का इसको समर्थन मिला। भारत का समर्थन कभी प्राप्त नहीं। भारत की क्या स्थिति है, मैंने अभी आपको बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले। चुनावी रैलियों में आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो डीप फैक्ट वीडियो में बदलकर उनके भाषण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, वायरल किया गया। भारत में साइबर क्राइम को चिंताजनक हालातों पर ध्यान दिया, यानी कि आपने देखा कि गृह मंत्री के भी वीडियोस को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट आई 2023-24 में वित्तीय वर्ष में 7,488 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड, कितना, 7,488 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड भारत में। तो ये भी एक चिंताजनक बात है। दूसरा बात, साइबर सुरक्षित भारत के लिए प्रयास। भारत के कई मंत्रालय, कई विभाग, एजेंसी मिलकर एक ढांचे की स्थापना करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर कानूनों सहित आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंटरनेट से संबंधित नीतियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, भारत में कौन है, भारत में कई सारी सुरक्षा एजेंसियां इसको काम को कर रही हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंटरनेट संबंधित नीतियों की देखरेख के लिए क्या है, जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय ने चीजों को अपने हाथ में लिया हुआ है, जिससे साइबर और सूचना प्रभाव की स्थापना की। कौन से विभाग की स्थापना हुई, साइबर और सूचना, साइबर और सूचना प्रभाव की स्थापना की गई। साइबर सुरक्षा शाखा एवं निगरानी इकाई इसमें शामिल रही। 2020 में गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की। महत्वपूर्ण बात, 2020 में गृह मंत्रालय ने अपने देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया। ठीक है, अगली बात, नए कानून आपके देश में लागू हुए। 3 नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, BNS, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये 3 कानून आपके देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। जो 2023 में ये बिल पास हो गया था और 1 जुलाई 2024 से लागू। तीनों कानून इलेक्ट्रॉनिक्स FIR का प्रावधान करते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी प्राथमिक सबूत देने की मान्यता देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, BNSS के तहत अपराधियों की पहचान के लिए डेटा संग्रह की अनुमति है। हमारे देश में अपराधियों की पहचान के लिए क्या कर सकते हैं, डेटा संग्रह कर सकता है पुलिस प्रवर्तन मंत्रालय। साथ ही इसमें प्रावधान है कि सभी परीक्षण, पूछताछ एवं कार्रवाई इलेक्ट्रिक मोड में की जा सकती है। तो हम साइबर अपराध से निपटने के लिए पहले से ही कार्य कर रहे हैं। BSA इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत करता है, यानी कि रिकॉर्डों को अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जा सकता है। ऐसा नए कानूनों में प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में प्रावधान किया गया इलेक्ट्रिक FIR का। नए कानूनों में प्रावधान किया गया कि साक्ष्य को इलेक्ट्रिक रूप से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपराधी के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक रूप से अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। बात समझ रहे हैं, तो इस तरह के प्रावधान इसमें किए गए। भारत के लिए कुछ मामले
अभी भी चिंताजनक है। जैसे कि आपने देखा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में साइबर अपराधों की संख्या 12,317, जो 2020 में बढ़कर 50,035 हो और 2021 में बढ़कर 52,975। 2022 में 21 की तुलना में 24%, 24% साइबर क्राइम बढ़ा है। भारत में 24% साइबर क्राइम में आपने वृद्धि देखी। सूचना अब भारत के लिए, भारत में क्या क्या नियम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। शामिल अपराध, इसमें अपराध कौन कौन शामिल है? धारा 65, कंप्यूटर स्रोत के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध की श्रेणी में रखा गया। धारा 66 हैकिंग को अपराध मानती है। धारा 66 बी, चोरी हुए कंप्यूटर या किसी संचार उपकरण को प्राप्त करना। आपने चोरी का कोई सामान खरीदा है, 66 बी के तहत अपराध है। 66 सी, 66 सी, किसी दूसरे व्यक्ति के पासवर्ड का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं बिना उसकी अनुमति के, गलत तरीके से, तो ये क्या है? अपराध है। 66 डी, कंप्यूटर प्रणाली के प्रयोग से किसी के साथ धोखा करना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, ये 66 डी के तहत अपराध है। और दूसरे व्यक्ति की निजी तस्वीरों को प्रकाशित करना 66 ई के तहत अपराध घोषित किया गया। 66 एफ के तहत साइबर आतंकवाद से संबंधित, यानी कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। 67 इलेक्ट्रॉनिक मोड में अश्लील जानकारी का प्रकाशन करना, यह अपराध है। 67 ए, यौन कृत्यों वाले इमेज वीडियो का प्रकाशन, ठीक है, इमेज है, इमेज और वीडियो का प्रकाशन। 67 बी, बाल अश्लीलता अगर आप फैला रहे हैं तो अपराध है। और 67 सी, संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में विफलता, यानी कि जो सेवा प्रदाता है वो रिकॉर्ड रखने में अगर विफलता महसूस कर रहा है तो इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। तो आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन में 20 वर्ष बाद कोई ऐसा मसौदा आया, एक वैश्विक संधि होने को आई, जो साइबर अपराध को अपराध घोषित करती है, जो देशों को ये छूट देती है कि वो एक दूसरे के साथ सहयोग से साइबर अपराधों पर काम कर सकें। इससे पहले बुडापेस्ट कन्वेंशन में भी इस चीज को रखा गया था, लेकिन भारत ने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ अपनी जानकारियां साझा करते हैं तो अपनी सुरक्षा पर भी चिंता का प्रश्न पैदा होता है, क्योंकि तकनीक के माध्यम में ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसी जानकारियों को साझा करने के लिए बाध्य बन जाएं जिनको हम कभी साझा नहीं करना चाहते। तो भारत अपने इंटरनल तरीके से भी इसके ऊपर लंबे समय से कार्य करता आ रहा है। हाँ, ये बात तय है कि साइबर अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो अगर जानकारी उपयोगी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।